हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 9। बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ी और वन शॉट वन वीडियो हमारा जो है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने क्लियर करने की कोशिश की। आई होप आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड सर्किल में जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिनको नीड है 11 ज्योग्राफी स्टडी की, तो उनको फटाफट से शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। और आपको फ्री हैंडमेड नोट्स हमारे ऐप पर अवेलेबल करवा दिए गए हैं। सो फटाफट से आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में जो दे रखा है लिंक, उसको आपको क्लिक करना है और प्ले स्टोर से हमारा ऐप इंस्टॉल करना है ताकि आपको सारे नोट्स फटाफट से मिल सकें। सो स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 9, जो कि है इंटरनेशनल ट्रेडिंग यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जब आप व्यापार की बात करते हैं तो आपके माइंड में एक चीज सिस्टम दिखता है, आयात और निर्यात, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यही हमारी ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग की कुछ पॉलिसीज होती है जो कंट्री डिसाइड करती है, कुछ गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं। जब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, तो आयात और निर्यात की जब हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में चीजें क्या होती है कि कुछ वस्तु को हम खरीदते हैं और कुछ वस्तु को हम बेचते हैं। और ये खरीदना और बेचना ही क्या कहलाता है बच्चों? व्यापार कहलाता है। तो व्यापार कई तरीके से होता है। एक आपके हम ये कह सकते हैं एक छोटे से क्षेत्र में होने वाला व्यापार, एक बड़े से क्षेत्र में होने वाला व्यापार, जैसे कि एक गांव से दूसरे गांव में वस्तुओं का आदान प्रदान होना, एक शहर से दूसरे शहर में वस्तुओं का आदान प्रदान होना, एक राज्य से दूसरे राज्य से वस्तु का बनना। जैसे कि हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में राजस्थानी साफे जो बनाए जाते हैं, जोधपुरी मोजड़ी जो होती है, वो एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग में भी ज़्यादा वैल्यू कर रही है। राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट आइटम्स जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जा रहे हैं और एक देश से दूसरे देश तक भी पहुंचाए जा रहे हैं। तो ये हमारा क्या होता है, व्यापार की एक प्रक्रिया होती है। तो इन व्यापार की प्रक्रियाओं को मैनेज करने के लिए कई सारे संबंधों को हमें समझना पड़ता है। तो जब हम इनके स्तर की बात करते हैं तो एक राज्य क्षेत्र में भी हमें बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिन पर टैक्सेस नहीं लगाया जाता और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन पर बहुत ज़्यादा टैक्स होता है। कुछ वस्तुएं जो होती है खाद्य पदार्थों वाली, उनको यूज़ करते समय ध्यान भी रखना पड़ता है, उनको एक सही समय पर बाजार में पहुंचाया जाना होता है। तो एक पूरी व्यवस्था तय की जाती है। तो इन व्यवस्था को तय करने के लिए कई सारे प्रशासनिक अधिकारी भी कार्यरत होते हैं, कई सारी शैक्षणिक गतिविधियां भी इसमें की जाती है। तो ये सभी अवस्थाएं जो है एक राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभावित होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश के माध्यम से होने वाला व्यापार ही हमारा क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो अब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं पॉइंट्स की तरफ। व्यापार जो होता है वो दो स्तर पर होता है, एक आपका राष्ट्रीय स्तर पर, एक अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय स्तर में आपका हो जाएगा राज्य से राज्य, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में आपका हो जाएगा देश से दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार हमारा क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। इन सारे नॉर्मल वर्ड से आप अच्छे से परिचित हैं, तो इनको हम डिटेल से समझेंगे। व्यापार क्या होता है? राष्ट्रीय स्तर जहां वस्तु उपलब्धता नहीं हो, राज्य से राज्य, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो राष्ट्रों के बीच का व्यापार होता है। तो अगर हम क्षेत्र विशेष की बात करें, कुछ वस्तु ऐसी होती है जो पंजाब में मिलती है, वो आपको राजस्थान में नहीं मिलेगी। तो राजस्थान के लिए वो वस्तुएं कहाँ से उत्पादित मंगाई जाएगी? पंजाब से मंगाई जाएगी। या कुछ ऐसी वस्तुएं जो पंजाब में नहीं मिलती, राजस्थान में मिलती है, जैसे राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट आइटम वो पंजाब भेजे जा सकते हैं। तो ये अवस्थाएं क्या होती है हमारी? राज्य से राज्य में होने वाला व्यापार हमारा राष्ट्रीय स्तर का व्यापार बताता है और एक देश से दूसरे देश में होने वाला व्यापार हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। आज कई ऐसी वस्तु है जो आपको मेड इन जापान, मेड इन चाइना के बाहर, इसका मतलब ये है कि वो बाहर तैयार की गई है और उसका हमने क्या किया है, यहाँ पे मंगा के एक व्यापारीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण किया है। व्यापार का यदि हम प्रारंभिक रूप देखें बच्चों, तो व्यापार एक अवस्था जो थी, प्रारंभ का जो समय था, उसमें मानव कई सारी गतिविधियों के साथ व्यापार को संपन्न करता था। व्यापार की प्रारंभिक अवस्था की जब हम बात करते हैं तो मानव की आदिम अवस्था जो थी, एक वस्तु से दूसरे वस्तु का ही वो आदान प्रदान करता था। यानी जिस वस्तु की उसको आवश्यकता रहती थी वो दूसरे वस्तु को अपने उसके बदले देकर वो वस्तु को प्राप्त करता था। फॉर एग्जाम्पल, एक कुम्हार जो है वो मटकी का घड़ा बनाता है और एक किसान जो है वो खेती का कार्य करता है। तो कुम्हार जो है वो मिट्टी का घड़ा तो खा नहीं सकता, तो वो क्या करेगा बच्चों? वो किसान से अनाज लेगा और किसान को क्या अपने जल भरने की आवश्यकता के लिए किसकी आवश्यकता रहेगी? मिट्टी के घड़े की। तो इसके बदले वो अनाज के बदले क्या ले लेगा? मिट्टी का घड़ा ले लेगा। तो इसे हम कहते हैं वस्तु विनिमय। ये जो अवस्था थी ये प्राचीन काल से बहुत लंबे समय तक चली थी और इसी से व्यक्ति को एक समझ विकसित हुई कि व्यापार, यही एक अवस्था व्यापार को जन्म देती है। धीरे धीरे मौद्रीकरण हुआ, मुद्रा का विकास हुआ। प्रारंभिक जो मुद्रा थी वो
ज़्यादा हम ये नहीं कह सकते कि एक डेवलप्ड मुद्रा थी या किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में समान मुद्रा थी, सबकी अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग मुद्रा थी। मुद्रा में टंकन की अवस्थाएं रहती थी जिसमें एक सील बनाई जाती थी जो एक राज्य विशेष को दर्शाती थी। प्राचीन अगर हम इतिहास की बात करें तो कई सारी ऐसी मुद्राएं भी मिली हैं जो किसी क्षेत्र विशेष को बताती है। तो ये अवस्था हमारी व्यापार की प्रारंभिक अवस्था कहलाती है। व्यापार का प्रारंभिक रूप विनिमय व्यवस्था थी। वस्तु का प्रत्यक्ष आदान प्रदान किया जाता था। भारत में यदि हम बात करें गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी में एक जोगीरोड एक स्थान है जहां आज भी ये वस्तु विनिमय की प्रथा प्रचलित है और इसी के आधार पर एक मेला वहां पे लगता है जिसे हम जॉनबिल के नाम से जानते हैं। दुर्लभ वस्तुएं जो होती है, दुर्लभ वस्तुओं का मतलब होता है जो आसानी से प्राप्त नहीं हो पाती, जैसे कि हाथी दांत से बनी वस्तुएं, चांदी, तांबा और सोना, ये थोड़ी कीमती भी होती है और इनको प्राप्त करने में बहुत सारी हम ये कह सकते हैं गतिविधियों को पूर्ण करना पड़ता है और इन्हें हम दुर्लभ वस्तुएं कहते हैं। और कुछ धात्विक मुद्रा प्रारंभ हुई, धातु से बनी हुई मुद्राओं का अंकन शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे कागजी मुद्रा का प्रचार हुआ और कागजी मुद्रा से एक सरकार की हम ये कह सकते हैं अर्थव्यवस्था में एक विकासात्मक गतिविधि देखने को मिली। अब एक वर्ड है हमारा सैलरी। सैलरी जो शब्द है वो सैलरियम से बना हुआ है जिसका मतलब ये होता है कि नमक के द्वारा भुगतान पहले किया जाता था। नमक एक खनिज से बनता था और जो कि बहुत ज़्यादा महंगा था, तो ये भुगतान का माध्यम बनाया गया था। यानी प्रारंभिक अवस्था में जो सैलरी शब्द यूज़ किया गया था वो सैलरियम से बना है। नमक के द्वारा माध्यम से भुगतान की गतिविधि होती थी, इसीलिए ये शब्द हमारा भुगतान मतलब ये होता है किसी वस्तु को प्रदान करना। तो हमें कुछ भी कार्य करने के बदले जो वेतन मिलता है वही हमारी सैलरी कहलाती है और ये हमारे सैलरियम शब्द से बना हुआ है। ये फैक्ट्स है, आप देख लीजिएगा नोट्स में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास। जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे और कई सारी चीज़ों को समझने का प्रयास भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है एक स्तर विशेष पे बहुत बड़ी महत्वता रखता है और कई राष्ट्र जो है एक नीति तय करते हैं और उस नीति के माध्यम से सभी राष्ट्र उसकी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आपने कई बार सुना होगा जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज़ हैं, जो ये सारे विकासात्मक राष्ट्र जो हैं एक टेबल टॉक करते हैं, उसके बाद माध्यम से सभी देशेस में करों का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र अपनी मर्जी से यदि कर लगाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो एक नीति पॉलिसीज बनाई जाती है जो राष्ट्रों को माननी भी ज़रूरी रहती है। तो उनमें कौन कौन से संगठन कार्य करते हैं उनके बारे में भी हम बहुत डिटेल से यहाँ पे चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यदि हम इतिहास की बात करें तो पहले व्यापार स्थानीय बाजार तक ही सीमित था। लंबी दूरी तय करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और जोखिम पूर्ण भी था, इसीलिए लोग व्यापार को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। लेकिन जैसे जैसे परिवहन के संसाधनों का विकास हुआ, लोगों की समझ विकसित हुई और वैसे ही व्यापार में लोगों ने आय और लाभ अर्जन के माध्यम के स्रोतों को अपनाया, उससे व्यापार की महत्वता बढ़ी। महत्वपूर्ण संसाधन की यदि हम बात करें, प्रारंभ में लोगों का महत्वपूर्ण संसाधन क्या था? भोजन और वस्त्र। इसी से लोग जीवन अपना यापन कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपनी ज़रूरत की आवश्यकताओं में बढ़ोतरी की और विलासपूर्ण वस्तुएं जो होती है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं आज भी हम विलासपूर्ण वस्तुएं जैसे मैकडोनाल्ड्स में जाके पिज़्ज़ा बर्गर खाना या कुछ ऐसी वस्तुएं थिएटर्स में जाके मूवीज़ देखना, आउटिंग करना, घूमने जाना, ये सभी हमारी विलास की वस्तुओं में आती है जो हमें एंटरटेनमेंट की हम ये कह सकते हैं एंटरटेनमेंट थिंग्स होती है ये सभी। तो इसके माध्यम से ट्रेडिंग को भी क्या हुआ है, एक बहुत बड़ा विकास हुआ है ट्रेडिंग में। तो व्यापार में इनकी महत्वपूर्णता दिखाई देने लगी और धीरे धीरे लोग जो थे धनी लोग वो अपनी वस्तुओं और व्यापार को प्रारंभ करना शुरू किया। सबसे पहले यदि हम बात करें व्यापार की तो वस्त्रों से ही सबसे पहले व्यापार का प्रकटीकरण को समझा गया, जिसमें एक रेशम मार्ग का निर्माण किया गया जो कि रोम और चीन से था। लगभग ये 6000 किलोमीटर की दूरी को तय करता था। रेशम मार्ग यदि आप 12th में पढ़ेंगे और हिस्ट्री में यदि आपकी हिस्ट्री है तो उसमें बहुत डिटेल से दे रखा है रेशम मार्ग, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रेशम मार्ग से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो रेशम मार्ग कुछ नहीं था, रोम और चाइना में वस्त्र उद्योग के नाम से ही बनाया गया था। ये लगभग 6000 किलोमीटर की दूरी तय करता था और व्यापारीकरण में ये सबसे बड़ा मार्ग माना जाता था। चीन रेशम मार्ग और रोम जो था वो ऊन उत्पादन में और भारत जो था वो मसाले उत्पादन में प्रारंभ में बहुत ज़्यादा फेमस था। रोम साम्राज्य की यदि हम बात करें तो यूरोप, अफ्रीका और अंटालोनिया के आधार पर यूरोप विखंडन के कारण 12वीं से 13वीं शताब्दी में यूरोपीय वाणिज्य में वृद्धि हुई और यूरोप एशिया के बीच व्यापार बढ़ा तथा यूएसए की भी खोज हुई। तो जब व्यापार की स्थिति बढ़ी तो नए नए कॉन्टिनेंट का भी खोज हुआ। इसी के आधार पर 12वीं से 13वीं शताब्दी में ही
यूरोप वाणिज्य में एक बहुत बड़ी वृद्धि हुई। आपको पता होगा कि यूरोप जो है, मैं स्टार्टिंग से यही कहते आ रही हूँ कि यूरोप सभी महाद्वीपों में सर्वश्रेष्ठ इसीलिए है क्योंकि उसकी जो शैक्षणिक पद्धति है, हर शिक्षा में, हर क्षेत्र में यूरोप मजबूत इसीलिए है क्योंकि यूरोप प्रारंभिक अवस्था से ही यात्रीगण वहाँ से ज़्यादा थे और यात्राओं के आधार पर उन्होंने अपने विकास को गति दी। तो विकास के माध्यम से भी यूरोप एक बहुत महत्वपूर्ण महाद्वीप माना जाता है। और यूरोप और एशिया में हुए व्यापारीकरण से ही हम ये कह सकते हैं अन्य महाद्वीपों का खोज हुई, अन्य महाद्वीप ढूंढे गए, जिसमें यूएसए की भी खोज हुई 12वीं से 13वीं शताब्दी में, जिसमें अफ्रीकी नागरिक जो थे 15वीं शताब्दी की यदि हम बात करें यूरोपियन उपनिवेशवाद की, तो इसके एक नया व्यापार शुरू हुआ जिसे हम दास व्यापार कहते हैं। बच्चों, आपको पता होगा प्रारंभिक समय में राजा महाराजा जो थे अपने विलासपूर्ण जीवन के लिए बहुत सारे नौकर रखते थे और ये सर्वेंट ही दास व्यापार कहलाते थे। यानी बहुत सारी जो गरीब राष्ट्र थे उनमें व्यक्तियों को भी बेचा जाता था, यानी व्यक्तियों का भी व्यापार होता था, जिसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। और आज समय ये बहुत बड़ा गैर कानूनी माना जाता है, इसे हम इलीगल मानते हैं। एक संवैधानिक तरीके से यदि हम कहें किसी मानव का ही व्यापार करना अपने आप में एक बहुत अमानवीय कृति है, तो इसीलिए सरकार ने इसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाए। लेकिन प्रारंभिक अवस्था जो थी, मानव के पास खाने और जीने के कोई साधन नहीं थे, तो वो क्या करते थे, किसी व्यक्ति के यहाँ पर रहकर अपना जीवन निर्वाह कर देते और उनके पूरे घरेलू कार्य करते थे। वही प्रथा हमारी क्या कहलाती है, दास व्यापार या दास प्रथा कहलाती है। और इसी दास प्रथा का एक व्यापारीकरण दृष्टिकोण देखा गया यूरोप में, जिसमें क्या हुआ, यूरोप जो था एक बहुत बड़ी कॉलोनीज का निर्माण करने लगा। उसी के साथ साथ उसने कई सारे कॉन्टिनेंट भी खोजे और ये कॉन्टिनेंट जो थे बहुत ज़्यादा अनडेवलप्ड थे। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं संसाधनों की बहुत ज़्यादा मात्रा थी, लेकिन संसाधनों की लोगों को समझ नहीं थी। आपको पता होगा स्टूडेंट, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको कहा था जब हमने 11 ज्योग्राफी करी थी, कोई भी वस्तु संसाधन तब बनती है जब वो मानव के लिए उपयोगी होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन यदि ऐसे ही पड़ा है टेबल पर, तो ये मेरे लिए संसाधन तब बनेगा जब मैं इसका यूज़ करूँगी। तो किसी भी वस्तु का प्रयोग ही उसको संसाधन बनाता है। तो कई ऐसे राष्ट्र थे जिनको उनके आसपास बहुत सारे खनिज संसाधन भी थे, कई सारी वस्तुएं ऐसी थी बहुमूल्य वस्तुएं जिनको उनको नॉलेज ही नहीं था कि वो बहुमूल्य वस्तु हैं, या उनका वो एक व्यापारीकरण दृष्टिकोण से भी महत्व देख सकते हैं। लेकिन यूरोपियन उपनिवेशवाद जो व्यक्ति थे या यूरोपियन व्यक्ति थे, वो सुदृढ़ और शिक्षित थे। उन्होंने ही इन सारे महाद्वीपों को खोज की और महाद्वीपों में पाए जाने वाले खनिज संसाधनों का प्रयोग करना शुरू किया। तो इन अनडेवलप्ड लोगों के साथ इन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम अफ्रीका की ही बात करें तो अफ्रीका में सर्वाधिक दास व्यापार होने लगा। अफ्रीकी लोगों को बेचा जाने लगा, किनके द्वारा, यूरोपियन द्वारा, क्योंकि यूरोपियन में उपनिवेशवाद की प्रथा आ गई थी लगभग 15वीं शताब्दी के समय। तो इन अवस्थाओं के आधार पर ये जो प्रथा रही, ये लगभग 200 वर्षों तक चली। और इसी के आधार पर 1808 में यूएन जो था, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त संघ, और इसी के आधार पर 1907 में ब्रिटेन में और 1792 में डेनमार्क तक आते आते ये लगभग 1792 से शुरू हुआ इसकी समाप्ति का दौर, और 1808 में ये पूर्णतः समाप्त हो गया यूएन में। तो स्टार्टिंग यदि हम बात करें, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, दास व्यापार क्या है, तो दास व्यापार में आप बोल सकते हैं कि जो 15वीं शताब्दी में यूरोपियन ने शुरू किया था और उसी के आधार पर इसकी समाप्ति लगभग 200 वर्षों के बाद 1808 में हुई और यूएन इसका अंतिम राष्ट्र माना जाता है। औद्योगिक क्रांति के बाद कच्चे माल की मांग बढ़ी, परंतु विनिर्माण की वस्तुओं तथा उनकी तुलना का मौद्रिक मूल्य भी कीमत घटती गई। औद्योगिक राष्ट्रों ने अनौद्योगिकृत राष्ट्रों से कच्चा माल लिया तथा तैयार माल को राष्ट्रों को निर्यात कर दिया। जब हम औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं तो यूरोप हमारे माइंड में सबसे पहले सेट होता है। यूरोप में हो रही औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा और इसी के आधार पर विनिर्माण की जो वस्तुएं हैं, जब हमने प्राथमिक क्रिया द्वितीय क्रियाएं देखी थी, तो द्वितीय क्रियाओं में और तृतीय क्रियाओं के विकास में सर्वाधिक भूमिका किसकी रही, औद्योगिक क्रांति की। इसके माध्यम से क्या हुआ, कच्चे माल की वैल्यू बढ़ी और कच्चे माल की वस्तुओं के आधार पर जो वस्तुएं तैयार की जा रही थी उनकी मुद्रा ज़्यादा हो गई। जैसे कि कोई पेन का निर्माण करने के लिए प्लास्टिक जो था रॉ मटेरियल कहलाया और यही कच्चा माल 5 रुपए में लिया गया और ये पेन तैयार होकर 50 रुपए में बना। तो ये आधार पर विनिर्माण की वस्तुएं महंगी होती गई और राष्ट्र क्या करते रहे, इन कच्चे मालों को सस्ते दरों पर लेते रहे और इन्हीं कच्चे माल को अपनी फैक्ट्री में तैयार कर पुनः उन्हीं देशों को महंगी दरों पर अपने माल को बेचने लगे। इसी के आधार पर 19वीं शताब्दी तक आते आते इन अनौद्योगिकृत राष्ट्रों का कम महत्वपूर्ण हो गया और इसी के आधार पर
प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रों ने कर व संख्यात्मक प्रतिबंध लगाना प्रारंभ कर दिया। यानी क्या हुआ, धीरे धीरे जब औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, एक दौर आया जब हमने देखा कि व्यापारीकरण की स्थिति मजबूत होने लगी और औद्योगिक क्रांति का प्रभाव विश्व स्तर पर देखा जाने लगा, जिससे कच्ची वस्तुएं जो थी उनकी महत्वता बढ़ गई और तैयार माल की कीमत बढ़ गई। इसी के आधार पर विश्व युद्ध की गति जब बढ़ी, विश्व युद्ध में कई सारे राष्ट्रों को प्रभावित किया। द्वितीय विश्व युद्ध तक आते आते राष्ट्रों ने देखा कि व्यापार पर एक प्रतिबंध की अवस्था होनी बहुत जरूरी है, नहीं तो एक राष्ट्र बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा और एक राष्ट्र बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा, क्योंकि यदि एक राष्ट्र ज्यादा कर लगाएगा तो दूसरा राष्ट्र उससे कोई भी माल परचेज नहीं कर पाएगा। तो इन्हीं के आधार पर क्या हुआ था, इसके आधार पर एक घाटी व्यापार शुल्क हेतु एक समझौता तैयार किया गया। जितने भी बड़े बड़े राष्ट्र थे उन्होंने डिसीजन लिया कि हम एक पॉलिसीज बनाएंगे जिसके माध्यम से हम ये डिसाइड करेंगे कि कितना हम टैक्सेस ले सकते हैं, किसकी अवस्था में व्यापार की क्या क्या पॉलिसीज रहेगी, वो सारी हम मिलकर डिसाइड करेंगे और उससे ज़्यादा ना कोई राष्ट्र कर ले सकता है, ना ही उससे कम ले सकता है। तो एक मिल बैठकर हम एक एज ए बिजनेस टीम की तरह काम करेंगे। तो ये कब हुआ, ये हुआ विश्व युद्ध के बाद, जिसमें एक घाटी व्यापार समझौता निकाला गया। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के नाम से जाने जाने वाला ये घाटी 1948 में आया। 1948 के बाद आपने देखा होगा इंडिया की भी पॉलिसीज चेंज होने लगी, क्योंकि 1947 में जब इंडिया को आज़ाद कर दिया गया, 1950 तक आते आते जो हमारे लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स, उन्होंने भी इस पर ध्यान दिया और इसकी तरफ उनका पहला आकर्षण ये था कि भारत में खाद्यान्न की पूर्ति पूर्ण तरीके से की जाए। और व्यापार के स्तर पर देखते हुए यूरोप से मदद भी मांगी जाने लगी। ब्रिटेन, रसिया, काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज थी जिनके माध्यम से एक व्यापारीकरण की शुरुआत प्रारंभ हुई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों आया, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रेडिंग का रीजन क्या था मार्केट में आने का, या हम ये कह सकते हैं मार्केट को मजबूत बनाने में इंटरनेशनल लेवल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का एक बहुत बड़ा परिणाम है। ये संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करता है, ये आप अच्छे से समझते हैं। हर प्रकार का विशिष्टीकरण व्यापार को जन्म देता है। व्यापार वस्तु व सेवा के तुलनात्मक लाभ का परिपूरकता से किया गया हस्तांतरित सिद्धांतों पर आधार है। वर्तमान समय में यदि हम बात करें व्यापार की, तो विश्व के आर्थिक संगठन का आधार ही हमारा व्यापार है। राष्ट्रों के नीति निर्देश से संबंधित, विदेश नीति से संबंधित, सुव्यवस्थित परिवहन संचार से संबंधित और हमारे कई राष्ट्रों से एक प्रणाली के माध्यम से किसी देश के विकास में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है, हमारे व्यापार की होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अस्तित्व में आने का सबसे बड़ा कारण ही ये था कि राष्ट्रों का एक तरीके से हम ये कह सकते हैं विश्व स्तर पर एक विकास हो सके। इसी कारण ये अस्तित्व में लाया गया और सभी राष्ट्रों की महत्वता को बढ़ाया गया। अब कुछ पॉइंट्स हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या है। आपको फैक्ट्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि हम बात करें तो आपको मेंस आंसर राइटिंग में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 12th बोर्ड में आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रमुख महत्वता को बताइए। तो उसमें आपको कई सारे अप्रोच लिखनी पड़ेगी, इसके इतिहास से लेके, इसके प्रारंभ से लेके इसकी वर्तमान स्थिति को आपको बताना पड़ेगा। तो ये हैंडमेड नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, इन्हीं को 2 से 3 बार रीडिंग कर लेना है, जिससे आपके आंसरिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सो मेक श्योर आप कोशिश करें एग्जाम से पहले इनको 2 to 3 टाइम इसको रिवाइज कर लें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार जो है हमारा राष्ट्रीय संसाधनों की भिन्नता है। कोई भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग का मेन पिलर क्या हो सकता है, वहाँ पे पाए जाने वाले किसी राष्ट्र के संसाधन, दूसरा वहाँ की जनसंख्या, आर्थिक कारक के विकास में प्रावस्था, जो भी हमारे इकोनॉमिकली विकास जो हो रहा है, डेवलपमेंट जो हो रहा है किसी राष्ट्र में, वो भी एक इंटरनेशनल ट्रेड को हाईलाइट करता है। जैसे कि हम बात करें भारत की, और इसके विपरीत यदि हम यूएसए की बात करें तो कई सारी चीज़ें, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे बड़ी मुद्रा जो है वो अमेरिकन डॉलर की ही है। तो इंडिया का पैसा मजबूत मार्केट में तभी बन सकता है जब उसकी डिमांड होगी। तो जिस भी मुद्रा की डिमांड होती है, ये इकोनॉमी के पॉइंट है। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, यदि आपकी इकोनॉमिक्स है तो उसमें आप बहुत अच्छे से समझेंगे। बस ये सिंपल पॉलिसीज के लिए, इकोनॉमी को समझने के लिए यहाँ पॉइंट्स रखे गए हैं कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग में कौन कौन से फैक्ट्स जरूरी हैं। और विदेशी निवेश की सीमा, जो भी हम विदेशों में निवेश करते हैं, और कई सारी कंट्री जो है खुद पर्सनली आके हमारे इंडिया में भी निवेश करती है, तो ये इन्वेस्टमेंट की जो अवधि है ये डिसाइड करनी बहुत आवश्यक है। तो विदेश नीति की निवेश की भी एक सीमा तय होती है, और परिवहन के साधन भी उसको प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से प्रमुख आधार है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करते हैं? राष्ट्रीय संसाधन, जनसंख्या, विदेश निवेश, और हमारा आर्थिक विकास की अवस्था, और इसी के साथ हमारे परिवहन संसाधन। राष्ट्रीय संसाधनों में यदि हम भिन्नता की बात करें, हम पूरे 1 by 1 पॉइंट्स को पढ़ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता।
राष्ट्रीय संसाधनों का वितरण असमान है, कई कारण इसको प्रभावित करते हैं। यदि हम बात करें संसाधनों के वितरण की, तो आपको पता है बच्चों, राजस्थान में जो आपको संसाधन दिखेंगे वो आपको यूरोप में यूपी में नहीं दिखेंगे। और यदि हम पंजाब की बात करें या हम साउथ में तमिलनाडु कर्नाटका की बात करें तो कई सारे खनिज संसाधनों की आपको अवस्थाएं विपरीत दिखेगी। तो यही हमारा संसाधनों की भिन्नता को बताता है। भौगोलिक संरचना इसको निर्धारित करती है। धरातलीय भिन्नता, पशु फसलों की विविधता इसको सुनिश्चित करती है। खनिज संसाधनों का असमान वितरण, यानी जो हमारे रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइक्वली लेवल पर डिफरेंट होता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भिन्नता इसकी दिखाई देती है। जलवायु दशाएं भी इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। वर्षा के कारण भी कई सारी वस्तुएं, जैसे कि अगर हम बात करें केसर की खेती राजस्थान में नहीं हो सकती, और इसी के आधार पर जो बाजरे की खेती है वो ज़्यादा राजस्थान में होती है अन्य राज्यों के मुकाबले। दूसरा हमारा आधार जो है वो है जनसंख्या। जनसंख्या की यदि हम बात करें तो वितरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। किसी भी व्यापार की वस्तु के प्रकार की मात्रा को भी ये प्रभावित करती है। सांस्कृतिक कारक भी इसमें इसी के अंदर शामिल है। व्यापार को प्रभावित करते क्षेत्र विशेष में जो वस्तुएं उत्पादित होती है उसका एक आपको पता होगा एक जीआई टैग दिया जाता है। किसी भी वस्तु विशेष का एक भौगोलिक क्षेत्र में जो उसकी उत्पादन की महत्वता है, एक पर्टिकुलर उस स्टेट को या उस डिस्ट्रिक्ट को या उसका सिटी को एक जीआई टैग मिलता है उस वस्तु के मुकाबले कि ये वस्तु जो है यहीं पे ज़्यादा अच्छी बनती है अन्य देशों के या अन्य क्षेत्रों के मुकाबले। तो वो हमारा जीआई टैग होता है जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण को बताता है। जैसे कि चीन का पा और ईरान की कालीन ज़्यादा फेमस है। सघन बसे हुए देशों में यदि हम आंतरिक व्यापार की बात करें तो अधिकतर उत्पादित भाग जो होते हैं वो क्षेत्रों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिसका मतलब यह है कि सघन क्षेत्र जो होंगे जहाँ ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ ज़्यादा वस्तुओं की आवश्यकता रहेगी। जैसे कि यदि हम कृषि की बात करें, यूपी में यदि कोई खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है तो वहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो आधे से ज़्यादा जो खाद्यान्न है उसकी पूर्ति उसके इसी स्टेट में हो जाएगी। तो उसको व्यापार करने के लिए ज़्यादा हम ये कह सकते हैं ज़्यादा मात्रा में शायद हो सकता है वो खाद्यान्न आपूर्ति ना कर पाए व्यापार के दृष्टिकोण से। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं जनसंख्या के दृष्टिकोण से व्यापार प्रभावित होता है। आर्थिक विकास की प्रावस्था। आर्थिक विकास की जब हम प्रावस्था की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की ही बात है। देश के आर्थिक विकास में सबसे बड़ी अवस्था यही होती है जैसे कि वस्त्रों का व्यापार और वस्तुओं के स्वभाव को परिवर्तित किया जा सकता है, यानी एक अवस्था जो है वो बदली जा सकती है। आर्थिक विकास में सबसे बड़ी जो अवस्था ही होती है वो आर्थिक विकास की जब हम दर की बात करते हैं, किसी भी क्षेत्र विशेष का आप ले लीजिए, राजस्थान की यदि हम बात करें तो कई ऐसी वस्तुएं हैं जो उसको एक अर्थव्यवस्था के या राज्य सरकार की रेवेन्यू में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पश्चिमी राजस्थान जो है हमारा वो सूर्य ऊर्जा में बहुत बड़ी योगदान के माध्यम से समझा जा सकता है। तो कई ऐसी रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट का या एक स्थान विशेष में जो वस्तु उत्पादित हो रही है उससे कई सारा आर्थिक लाभ हो सकता है। तो इसको समझना भी आवश्यक है जो व्यापार को महत्वता दे सकते हैं। विदेश निवेश की सीमा। विदेशी निवेश विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा देते हैं। यदि जितने विकासशील देशों में अगर ज़्यादा इन्वेस्टर्स आएंगे तो उसका डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा। तो कई सारी गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को वो अपनी कंट्री में लेकर आएँ ताकि उससे क्या हो, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें भारत की तो मोदी जी से यदि रसिया के रिलेशंस अच्छे हैं तो वो रसिया को बोलेंगे कि वो यहाँ पे कुछ अपनी फैक्ट्रीज या कुछ ऐसे इक्विपमेंट के निर्माण के लिए यहाँ कुछ अपने इन्वेस्टर्स को लेके आए और वो यहाँ पे अपना काम शुरू करें, जिससे क्या होगा यहाँ पे जो लोग हैं शिक्षित या बेरोजगार उनको भी हम ये कह सकते हैं रोजगार मिल सके। तो इसके आधार पर विदेश सीमा भी विकासशील देशों के लिए एक बहुत बड़ी महत्वता रहती है, जिसमें विकासशील देशों को पूंजी प्रधान उद्योगों के माध्यम से औद्योगिक राष्ट्र और खाद्य पदार्थों के लिए एक निवेश की आवश्यकता के आधार पर उनकी महत्वता बढ़ जाती है। खनिजों का आयात निर्यात भी सुनिश्चित करते हैं, बाजार निर्मित करते हैं। ये चक्र देशों के बीच व्यापार के परिणाम को आगे बढ़ाता है। तो ये जो निवेश की अवस्था है वो व्यापार के हम ये कह सकते हैं पिलर माना जा सकता है व्यापार को बढ़ावा देने में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है परिवहन। परिवहन जो है व्यापार में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। परिवहन ही है जो एक व्यापार को मजबूती देता है। जब हमने मानव विकास और इसकी बात की थी व्यापार की स्थिति से पहले, हमारा लास्ट जो चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि परिवहन का जो तंत्र है पूरे विश्व स्तर पर जो जाल फैला हुआ है, रेलवे, सड़क परिवहन, इन सभी में इनकी सबसे ज़्यादा भूमिका रहती है। परिवहन के माध्यम से हमने बहुत अच्छे से देखा है कि विश्व स्तर में कोई राष्ट्र कैसे अपनी मजबूती बना रहा है।
चलिए तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष। जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थितियों को हमने देखा, किस प्रकार से उसका इतिहास शुरू हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की महत्वता हमने देखी, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण पक्ष भी हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में परिणाम, संयोजन, दिशा और संतुलन। सबसे पहले जब हम परिणाम की बात करते हैं बच्चों, तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ यदि शुरू की जाती है तो उसके परिणाम में हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखा जाता है। तो यहाँ पे जो भी वस्तु आयात की जा रही है, निर्यात की जा रही है, व्यापार के माध्यम से कितना हम ये कह सकते हैं आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, मूल्य में कितना हम बढ़ोतरी देखते हैं, वो परिणाम हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पक्षों में रखा जाता है। दूसरा है हमारा संयोजन। संयोजन में वो सभी फैसिलिटी आएगी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गए, कई सारी परिस्थितियां जो व्यापार को एक सुदृढ़ दृष्टिकोण देती है, एक सुदृढ़ मजबूती के रूप में व्यापार की स्थिति को मजबूत बनाती है, वो हमारा संयोजन का दृष्टिकोण कहलाता है। तीसरा है हमारा दिशा। व्यापार की दिशा किस प्रकार से निर्धारित की जाती है, कई राष्ट्र जैसे उसकी स्थिति की यदि हम बात करें, प्रारंभिक अवस्था में व्यापार जो था हमने देखा वस्तु विनिमय था, धीरे धीरे मौद्रिक नीति भी आई, मुद्रा से व्यापार प्रारंभ हुआ और फिर कागजी मुद्रा भी आई। ये सारी परिस्थितियां जो बदली, एक व्यापार का दृष्टिकोण, एक दिशा को बताता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई राष्ट्र की मजबूती व्यापार से ही सुदृढ़ बताई जाती है। आर्थिक स्थिति यदि किसी राष्ट्र की मजबूत होगी तो वो प्रत्येक श्रेणी में अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यही देखा जाता है कि उसका परिणाम क्या रहा, संयोजन क्या रहा, दिशा क्या रहा और एक संतुलन। संतुलन की अवस्था की यदि हम बात करें, 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य का जो प्रारंभ काल चला, उसमें किस प्रकार से एक अवस्था बनी और अर्थव्यवस्था में मजबूती देखी गई, ये सारी चीजें एक संतुलन को बताती है, व्यापार के दृष्टिकोण को बताती है। और यूरोपियन उपनिवेश ने जिस प्रकार से औद्योगिक क्रांति हुई, कई सारी परिस्थितियां बदली और व्यापार में एक नया दृष्टिकोण आया, ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष है। चलिए तो हम इनको डिटेल से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एग्जाम में आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो आपको इन चारों बिंदुओं को समझाना है। सबसे पहले हम बात करेंगे परिणाम की। परिणाम से तात्पर्य है कि व्यापार की गई वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मूल्यों का व्यापार के परिणाम के रूप में जाना जाता है। यानी जो भी वस्तुएं जो आयात और निर्यात की जाती है, उसके माध्यम से वस्तु और सेवाओं का जो कुल मूल्य होता है, वही हमारा व्यापार का परिणाम कहलाता है। दूसरा है संयोजन। संयोजन से तात्पर्य है आयात और निर्यातित वस्तुओं सेवाओं के रूप में परिवहन से है। यानी जो भी अवस्थाएं, जो भी वस्तु और सेवाओं में परिवहन की भूमिका से हमारा संयोजन का संबंध रहता है। प्रारंभिक शताब्दी की यदि हम बात करें तो वर्तमान की व्यापारिक स्थिति और पहले वाली प्रारंभिक स्थिति बहुत ज़्यादा परिवर्तित है। उसके साथ अगर हम प्रारंभ में समय में बात करें तो परिवहन के साधन भी मजबूत नहीं थे, तो व्यापार भी इतना मजबूती से आगे नहीं बढ़ा। लेकिन जैसे जैसे परिवहन के संसाधनों का विकास हुआ, व्यापार में एक नया दृष्टिकोण आया, लोगों की पहुंच प्रत्येक वस्तु तक हुई और वस्तुओं की मांग और कीमत के आधार पर लोगों ने व्यापार को एक महत्वता दी और व्यापार आज एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली सबसे बड़ी गतिविधि मानी जाती है। प्रारंभिक शताब्दी में प्राथमिक उत्पादों का व्यापार महत्व था, परंतु वर्तमान में विनिमय के क्षेत्र का आधिपत्य रहा। सेवा क्षेत्र में भी अपगामी परिवर्तित प्रवृत्ति की स्थिति देखी जाती है। यदि हम बात करें 2005 से और 2015 के बीच, तो विश्व के व्यापारिक निर्यात में विनिर्मित जो वस्तु हैं, जो हमारी द्वितीयक और तृतीयक क्रियाविधि के अंतर्गत आती है, वे सभी वस्तुओं का सर्वाधिक योगदान रहा है। क्योंकि 2005 और 2015 के बीच में सेवा क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा योगदान देखने को मिला है, शिक्षा का बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ है। इसी वजह से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की विनिर्मित वस्तुओं की महत्वता बढ़ी है और व्यापार में इनकी भूमिका सुदृढ़ हुई है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और विश्व व्यापार में यूरोप के स्थान पर एशियाई देशों का भी योगदान अब बढ़ रहा है, क्योंकि एशियाई कंट्री जो है वो कच्चे मालों का हब मानी जाती है। तो इन्होंने अपने वहीं पे हम ये कह सकते हैं विनिर्माण के औद्योगिक की क्रांति के साथ साथ एशिया में भी कई सारे औद्योगिक केंद्र स्थापित हो रहे हैं, जिसकी वजह से कच्चे माल की उपलब्धता आसानी से हो पा रही है और उसी क्षेत्र में वस्तुओं को विनिर्मित करके एक विश्व स्तर पर व्यापार की स्थिति सुदृढ़ बनाई जा रही है। तो यूरोप के बाद एशिया भी इसी मार्ग की तरफ अग्रसर हो रहा है और एशिया बहुत जल्दी स्थिति अपनी सुदृढ़ कर लेगा व्यापारिक क्षेत्र में। व्यापार की दिशा की यदि हम बात करें तो प्रारंभिक स्थिति और वर्तमान स्थिति में व्यापार की दिशा में काफ़ी बदलाव है, यह आप भी बहुत बेहतर समझ सकते हैं। यदि हम मध्यकाल की बात करें तो जब हमारा मुगल साम्राज्य था तो व्यापार की स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं थी, लेकिन मध्यकाल में ही अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ, उपनिवेशीकरण शुरू हुआ और इसके माध्यम से भारत का जो मसाला व्यापार था वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने लगा। लेकिन उसकी कीमत जो मसाले की प्रदान की जाती थी वो बहुत ही ज़्यादा न्यून थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी महत्वता
तथा अन्य राष्ट्रों ने भी समझी और मसाला उद्योग विश्व स्तर पर पहचाना जाने लगा। इसी के आधार पर एक व्यापार का दृष्टिकोण बना और प्रारंभिक स्थिति से लेकर अब तक की व्यापारिक स्थिति में हम काफ़ी बदलाव देखते हैं और प्रत्येक देश हर क्षेत्र में यही चाहता है कि वो अपना विकास करें और व्यापार की स्थिति यदि वो अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत कर लेगा, किसी वस्तु की डिमांड अपने क्षेत्र में बढ़ा देगा, तो वहाँ उसकी इकोनॉमिकली लेवल पे हम एक अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि भारत कुछ ऐसी चीज़ें जनरेट करे जिसको पूरे विश्व में नीड हो तो वो स्थिति अपनी इंटरनेशनल ट्रेडिंग में मजबूत कर सकता है। 19वीं शताब्दी के दौरान व्यापार की दिशा में प्रत्यावर्तन हुआ। प्रारंभ में विकासशील देश मूल्यपरक वस्तुओं जैसे कि हीरा जवाहरात व शिल्प वाली वस्तुएं निर्यातित करते थे। यूरोपियन देशों में विनिर्माण की वस्तुएं उपनिवेशों में खाद्य पदार्थ तथा कच्चे मालों के बदले निर्यात करना शुरू कर दिया गया। यानी जो भी विनिर्मित वस्तुएं थी प्रारंभ में यूरोप में ही बनती थी और यूरोप में कच्चे माल के बदले वो विनिर्मित वस्तुओं का व्यापार शुरू हो गया। जापान, यूरोप एंड यूएसए ये एक बड़े व्यापारिक साझेदार बनकर उभरे और विनिर्माण में अग्रणी बने। विनिर्माण का तात्पर्य यही है जो कच्चे माल से वस्तुओं को तैयार करते थे। तो कौन कौन से राष्ट्र थे जो 15वीं शताब्दी तक लगभग 19वीं शताब्दी तक में भी एक बड़े औद्योगिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए? जापान, यूरोप और यूएसए, जो कि कच्चे माल से तैयार माल को निर्मित करते हैं। हम ये कह सकते हैं 20वीं शताब्दी तक उपनिवेशों के समाप्त होने के बाद विकासशील देशों ने भी विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी, जैसे कि भारत, चीन और अन्य कई देश है जो व्यापारिक वस्तुओं की प्रकृति में बदलाव दिया। इसी प्रकार हम कह सकते हैं पहली अवस्था जो थी वस्तु को निर्माण करके कच्चे माल को बदल के वो सारी चीज़ें कौन करता था? बड़ी बड़ी कंट्रीज जो विकसित राष्ट्र थे, जापान, यूरोप, यूएसए। लेकिन 20वीं शताब्दी तक आते आते जितने भी विकासशील राष्ट्र है जिसमें भारत, चीन, ऐसे कई देश शामिल हैं, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ये सभी एक अच्छी स्थिति के साथ अपने व्यापार को मजबूत करने में लग गए। तो प्रतिस्पर्धा की स्थिति में विकासशील देशों ने भी अपना बड़ा योगदान दिया है। बहुपार्श्विक क्या होता है? बहुत से व्यापारिक देशों के साथ एक साथ साझेदारी के रूप में व्यापार करना हमारा बहुपार्श्विक व्यापार कहलाता है। इसमें कुछ देश होते हैं जो व्यापारिक साझेदारों के साथ अनुकूल राष्ट्रीय स्थिति को प्रदान कर सकते हैं, जिसे MNF के नाम से जाना जाता है। MNF मतलब यही होता है, एक अनुकूल स्थिति होती है, एक राष्ट्रों से दूसरे राष्ट्रों के मध्य आपसी सामंजस्य होता है, व्यापार करने की एक स्थिति होती है। मुक्त व्यापार क्या होता है? मुक्त व्यापार एक हमारा शब्द, देखिए 50 शब्द में 100% यहाँ से आपको फैक्ट्स के रूप में पूछा जा सकता है। मुक्त व्यापार से आप क्या समझते हैं? तो आपको ये आंसरिंग 2 से 3 बार अच्छे से याद कर लेनी है। इसकी फ्रेमिंग आप ऐसे ही लिख सकते हैं। व्यापार हेतु अर्थव्यवस्था को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार करता है। व्यापार का उदारीकरण का एक स्वरूप माना जाता है मुक्त व्यापार। यह सीमा शुल्क जैसे व्यापारिक अवरोधों को घटाकर किया जाता है। मुक्त व्यापार से तात्पर्य है कि जितने भी टैक्सेस वगैरह हैं उसमें इनकी भूमिका नहीं रहती, वही हमारा मुक्त व्यापार होता है। घरेलू उत्पाद की गई वस्तुओं और सेवाओं में प्रतिस्पर्धा करने हेतु उदारीकरण की स्थिति अपनाई जाती है, जिसमें सभी स्थानों में घरेलू वस्तुओं और सेवाओं के लिए अनुमति दे दी जाती है। जैसे कि हम बात करें भारत की, हम ले लेते हैं, राजस्थान में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हैं जो दूसरे स्टेट को एक अपनी अप्रोच बनाने के लिए राजस्थान टैक्स फ्री कर देता है। फॉर एग्जांपल राजस्थान यदि हैंडीक्राफ्ट के आइटम बना रहा है और वो चाहता है कि एक लिबरिटी आए, एक उदारवादी विचारधारा आए व्यापार में, जिससे लोगों तक वो वस्तु पहुंचे, और उसका एक ब्रांडिंग करने का भी एक तरीका होता है ये, जिसमें क्या होता है कि टैक्सेस फ्री कर दी जाती है कुछ वस्तुएं। तो फॉर एग्जांपल राजस्थान में कोई हैंडीक्राफ्ट आइटम बन रहे हैं, वो पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि सारे स्टेट में फ्री ऑफ टैक्स दिए जा रहे हैं या फ्री ऑफ टैक्स इसका ट्रेडिंग किया जा रहा है, वो हमारा क्या होगा? फ्री ट्रेड कहलाएगा, यानी मुक्त व्यापार कहलाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। घरेलू उत्पादित जो भी वस्तु और सेवाएं होती है बिना प्रतिस्पर्धा के, उसको बिना करों के माध्यम से व्यापार करना ही हमारा मुक्त व्यापार की स्थिति कहलाती है। अतः भूमंडलीकरण और मुक्त व्यापार की विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं में समान अवसर देकर उन्हें बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। जैसे कि भूमंडलीकरण जो है, एक स्थिति में टैक्सेस कम लेना, भूमि जो भी प्रयोग की जा रही है उसको एक आसानी से उपलब्धता करवा देना, ये सभी चीजें क्या कर रही है? विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था के समान अवसर न देकर उन्हें बुरी तरह से प्रभावित कर रही है, क्योंकि कई सारे विकसित राष्ट्र हैं जो अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए दूसरे राष्ट्रों से फ्री ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो छोटी कंट्रीज हैं, स्मॉल कंट्रीज, विकासशील डेवलपिंग कंट्रीज जो होती है, उनको काफ़ी हानि नुकसान झेलना पड़ता है। क्योंकि यही है कि फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें, इसको आप एक उदाहरण के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। एक उदाहरण के रूप में आप समझिए, यदि मैं बात कर रही हूँ भारत की, देखिए फ्री ट्रेडिंग अगर एक बार आपको समझ में आ गई, इसका लॉस क्या होता है वो थोड़ा सा आपको देखना है। जैसे भारत एक विकासशील राष्ट्र है, इसके बदले हम याद करें यूएसए की। यूएसए क्या? हमारा एक विकसित राष्ट्र है।
जिसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत अच्छी कमांड है और भारत अभी ग्रोथ कर रहा है। इधर हमारा चीन हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण के रूप में समझिएगा फ्री ट्रेडिंग का फायदा विकसित राष्ट्रों को कैसे होता है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। भारत हमारा विकसित राष्ट्र है। भारत में क्या बन रहा है, जैसे कि रेशम बन रहा है, और ये रेशम जो है, और थोड़ा रेशम हम मान लेते हैं यहाँ पे भी उत्पादित हो रहा है, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में रेशम हमारा भारत उत्पादित कर रहा है। और चाइना को किसकी नीड है, रेशम की नीड है। लेकिन भारत जो है पर रेशम की यदि हम बात करें, यदि कोई 1 लाख का ट्रेड करता है, रेशम भारत से खरीदता है, तो उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा लमसम 2000 रुपीज, हम ये मान लेते हैं। लेकिन क्योंकि इसी से क्या होगा, इंडिया का रेवेन्यू जनरेट होगा। आपने यदि इकोनॉमी पढ़ी होगी तो थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको समझा रही हूँ, बस सिंपल से लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में यदि रेशम बनाया जा रहा है और इंडिया में ये ट्रेड पॉलिसी रखी गई है कि आप अगर भारत से व्यापार करने में इंटरेस्टेड हैं और भारत से रेशम परचेज करते हैं तो 1 लाख रेशम पर आपको 2000 का क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। और यही टैक्स इंडियन रेवेन्यू में और हमारी इकोनॉमी में जीडीपी के रूप में अकाउंट किया जाएगा। लेकिन यूएसए ऑलरेडी एक डेवलप्ड कंट्री है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो क्या करेगा, फ्री ट्रेडिंग की पॉलिसी अपनाएगा और वो बोलेगा यदि आप 1 लाख का लेते हैं रेशम यूएसए से तो आपको 0.1% ही टैक्स देना पड़ेगा, यानी 200 रुपीज़ ही आपको टैक्स के रूप में देने पड़ेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दी जाती है। तो यहाँ अगर चाइना को रेशम चाहिए होगा तो वो अपना फायदा ही देखेगा, अपना मुनाफा देखेगा, भले ही भारत उसके नज़दीक हो, लेकिन वो क्या सोचेगा कि बल्क में यदि मैं रेशम खरीदता हूँ तो मुझे ज़्यादा मुनाफा कहाँ होगा, यूएसए की तरफ होगा। तो ये फ्री ट्रेडिंग को तरीका होता है। इसीलिए जो काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस गठित किए जाते हैं जो ये सारी चीज़ें ना करें ताकि किसी भी राष्ट्र को नुकसान ना हो। तो ये स्थिति मजबूत करने के लिए कई सारे जैसे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे संस्थानों का गठन किया गया है जो ये चीजों पर निगरानी रखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थिति बनाते हैं, एक डेकोरम मेंटेन करके चलते हैं ट्रेडिंग में, ताकि सभी राष्ट्रों को इक्वालिटी पे सारे बेनिफिट हो सके। आई होप आप फ्री ट्रेडिंग की वैल्यू समझ गए होंगे। और फ्री ट्रेडिंग का ज्यादा फायदा कौन उठाते हैं, विकसित राष्ट्र, क्योंकि ये छोटे बड़े फायदे नहीं देखते, ये अपना बड़ा फायदा ही देखते हैं, जिसकी वजह से कई सारी छोटी विकासशील राष्ट्र देशों को हानि होती है। सो ये था हमारा मुक्त व्यापार। परिवहन व संचार तंत्रों के विकास के साथ ही वस्तु व सेवाओं के पहले की अपेक्षा तीव्र गति से दूरस्थ स्थानों तक पहुंच बन गई है। मुक्त व्यापार को देशों द्वारा बाजारों की ओर नहीं ले जाना चाहिए। तो सब यही कोशिश करते हैं, मुक्त व्यापार को देशों की तरफ कम ध्यान होना चाहिए, क्योंकि मुक्त व्यापार यदि ज़्यादा बढ़ेगा तो इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे कंट्रीज को लॉस फेस करना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे ट्रेडिंग बैलेंस की, व्यापार संतुलन की। संतुलन की स्थिति होनी भी बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ में। यदि कहीं पे एक जने को बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, एक जने को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है, तो ये हम एक पॉलिसी के रूप में इसको सही नहीं मान सकते। यह देश के द्वारा अन्य देशों को आयात व निर्यात की वस्तु सेवाओं की मात्रा का प्रलेखन करता है। यदि आयात का मूल्य निर्यात से अधिक होता है तो देश का व्यापार संतुलन ऋणात्मक व प्रतिकूल होगा। आप समझ रहे होंगे व्यापार संतुलन आयात और निर्यात की स्थिति है। यदि कोई वस्तु ज़्यादा निर्यात की जा रही है तो राष्ट्र को ऑब्वियसली सह फायदा होगा, लेकिन यदि कोई वस्तु ज़्यादा आयातित की जा रही है, आयातित मतलब दूसरे देशों से मंगाना और निर्यात मतलब दूसरे देशों को भेजना, तो जहाँ हम ज़्यादा चीज़ें बाहर की तरफ भेजेंगे तो हमें ज़्यादा आर्थिक दृष्टि से मुनाफा होगा। तो कोई स्थिति यदि किसी वस्तु में आयात का मूल्य निर्यात से अधिक होता है, वह देश का व्यापार संतुलन क्या होगा, ऋणात्मक होगा और प्रतिकूल होगा। ऑब्वियस है, यदि हम वस्तुओं को ज़्यादा आयात कर रहे हैं तो हमारी स्थिति यहाँ पे नेगेटिव रहेगी। यदि आयात का मूल्य निर्यात से कम होता है तो देश का व्यापार क्या होता है, संतुलन धनात्मक और अनुकूल होता है। यदि हम निर्यात की हुई वस्तुओं की ज़्यादा अप्रोच लगाते हैं तो वहाँ स्थिति हमें सुदृढ़ देखने को मिलेगी। यही वित्तीय संचय की समाप्ति को अभिप्रेरित करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार, अब ये हमारा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है। इंटरनेशनल ट्रेडिंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार के व्यापार की स्थिति होती है, एक हमारा द्विपाक्षिक और एक हमारा बहुपाक्षिक। द्विपाक्षिक यानी 2 देशों के बीच में किया जाने वाला व्यापार होता है। 2 देश आपस में निर्दिष्ट वस्तुओं का व्यापार करने में सहमति करते हैं, एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है 2 देशों के, फॉर एग्जाम्पल इंडिया और रशिया के बीच में, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। ये सभी एक दूसरे के बीच में की जाने वाली 2 देशों के मध्य की स्थिति द्विपाक्षिक व्यापार कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा उदाहरण के रूप में, यदि क देश है जो ख के साथ समझौता करता है
कि वह कच्चे पदार्थों को ख को दे देगा, लेकिन ख कुछ अन्य निर्दिष्ट सामग्री भी खरीदेगा। जैसे कि क राष्ट्र भारत है, भारत यूएसए के साथ एक समझौता करता है कि वो उसको कच्चा माल तो देगा, लेकिन उसी के साथ कुछ वस्तुएं भी वो भारत से परचेज करेगा, यानी भारत के हैंडीक्राफ्ट आइटम भी उसको परचेज करने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा, भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग बनेगी, रेवेन्यू में उसको बेनिफिट होगा। तो ये हमारा होता है द्विपाक्षिक व्यापार की स्थिति। इसी के साथ विदेशी उत्पादों में संरक्षित रखने के साथ दी वस्तुओं की एक डंपिंग की स्थिति भी होती है। डंप की गई वस्तुओं पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। डंप की हुई वस्तुएं क्या होती है उसको हम समझते हैं थोड़ा सा। मुक्त व्यापार के साथ डंप की गई वस्तुएं घरेलू उत्पादकों को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। डंप की हुई वस्तुएं होती है यानी एक रॉ मटेरियल से एक सस्ते दरों पर जो वस्तुएं बनाई जाती है, वैसी ही वस्तु, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पेन है, मुझे अन्य कंट्री के माध्यम से यदि मैं बात करूं, भारत में यदि ये बनाया जाता है तो मुझे 100 रुपीज़ में पड़ता है, लेकिन चाइना मुझे 50 में ही दे रहा है। तो इन्हीं सेम वस्तुओं का ये डंपिंग हो जाती है, यानी सस्ते दरों पर वस्तुओं को बेच के वहाँ के बाजार की स्थिति को खराब करना, बाजार की व्यवस्था को हिला देना, यही हमारी डंपिंग वस्तुएं कहलाती है, जिसमें हमेशा हर राष्ट्र कोशिश करता है कि डंप की हुई वस्तुओं पर वो बैन करे, प्रतिबंध लगाए, ताकि व्यापार में कई प्रकार की जो नेगेटिविटी होती है, या हम ये कह सकते हैं कालाबाजारी की गतिविधियां ज्यादा ना हो। अब हम बात करेंगे WTO के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मेंस में भी कई बार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी 100 वर्ड्स के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आपको जो बच्चे 12th बोर्ड दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको 3 स्टार लगा दीजिएगा प्लीज़। आपसे सीधा WTO के बारे में पूछा जाएगा। विश्व व्यापार संगठन क्या है, विस्तार पूर्वक बताइए। तो WTO कब एस्टैब्लिश्ड हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जेनेवा में है। 2016 में लगभग इसके 164 देश सदस्य रह चुके हैं, और भारत इसका संस्थापक देश माना जाता है। 1948 में घाटी का जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य रखा गया था कि उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न बाधाओं को मुक्त करने हेतु किया गया था, यानी कोई भी राष्ट्र ज्यादा टैक्सेस नहीं लगा सकता, एक इक्वालिटी पे टैक्स की पॉलिसी तैयार की गई। वही हमारा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ कहलाता है, जो कि 1948 में आया था, जिसे हम घाटी भी कहते हैं। इसी का साथ 1994 में सदस्य देशों ने सोचा कि राष्ट्रों के बीच मुक्त व्यापार व निष्पक्ष व्यापार को प्रोन्नत करने हेतु एक स्थायी संस्था का निर्माण भी किया जाना चाहिए, और इसी के आधार पर 1994 के इस डिसीजन में 1995 को घाटी को WTO में स्थानांतरित कर दिया गया, यानी इसी को बदलकर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। WTO जो है वो राष्ट्र के मध्य वैश्विक नियमों का व्यवहार करता है, यह विश्व व्यापार तंत्र को मजबूत करता है। इसी के साथ ये देशों के मध्य विवादों का निपटारा भी करता है। तो WTO का कार्य क्या हो जाएगा? WTO राष्ट्रों के मध्य व्यावसायिक नियमों का व्यवहार करता है, दो राष्ट्रों के बीच हो रहे मतभेदों को दूर करता है, व्यापारिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए एक व्यापार तंत्र का निर्माण करता है, नियमों को बनाता है, जो भी राष्ट्र इसके सदस्य हैं वो इन सारे नियमों को मानते हैं। WTO दूरसंचार, बैंकिंग जैसी सेवाओं तथा बौद्धिक संपदा अधिकार और व्यापार के अन्य कार्यों को भी इसमें सम्मिलित करता है। तो ये बहुत ही वाइड लेवल पर कार्य करता है। WTO का विरोध भी कई राष्ट्र करते हैं, क्योंकि ये मुक्त व्यापार को क्या करता है, मुक्त व्यापार को हम ये कह सकते हैं बढ़ावा देता है। तो मुक्त व्यापार यदि किसी राष्ट्र को ज्यादा बढ़ावा देगा तो अन्य राष्ट्रों की स्थिति कमजोर होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया था, USA यदि टैक्स कम ले रहा है तो इसके साथ इंडिया को भी टैक्स कम लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इंडिया के काफी रेवेन्यू पे इफेक्ट पड़ेगा। यही स्थिति की वजह से WTO का विरोध किया जाता है। कई सारे इकोनॉमिक्स जो है, अर्थशास्त्री हैं, वो इस चीज को गलत भी मानते हैं और कुछ इसको सही भी मानते हैं, क्योंकि हर एक पहलू के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दृष्टिकोण होते हैं। वो आपकी सोच होती है कि आप किसकी तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं। WTO का विरोध उन देशों द्वारा भी होता है जो मुक्त व्यापार और भूमंडलीकरण से परेशान है। इसमें यह तर्क दिया गया है कि मुक्त व्यापार धनी देशों और धनी बना रहा है और गरीब अमीर के बीच की खाई अब ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि WTO प्रभावशाली राष्ट्रों के साथ स्वयं वाणिज्यिक हितों पर ही ध्यान देता है, केंद्रों के साथ, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं उन्हीं के डिसीजंस मेकओवर मेंटेन किए जाते हैं। डिसीजन मेकर भी वो बड़ी कंट्रीज ही होती है, जिसकी वजह से जो स्मॉल कंट्रीज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ता है इंटरनेशनल मार्केट में। कई विकसित देशों ने अपने बाजारों को पूरी तरह से नहीं खोल सकते, यानी ये स्थिति बन गई है कि यहाँ फ्री ट्रेडिंग और जो हमारा ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण है, LPG आपने सुना होगा, भारत में भी ये स्थिति लाई गई थी।
जिसमें फ्री ट्रेडिंग की काफ़ी सारी दृष्टिकोण को बदला गया था। ये उस समय भारत की ज़रूरत थी, क्योंकि भारत आर्थिक स्थिति से काफ़ी जूझ रहा था और 1990 में जब नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई थी तो ये स्थिति लाना ज़रूरी भी हो गया था, और ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि फ्री ट्रेडिंग की जाए और बाहर से जो भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, ताकि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसीज स्ट्रॉन्ग बने और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। लेकिन यदि हम इसको वर्ल्ड लेवल पर देखते हैं तो कई राष्ट्र इसका बहुत ज़्यादा फायदा भी उठाते हैं, जैसे कि हमने यूएसए और इंडिया के कॉन्सेप्ट ने एग्जाम्पल के रूप में समझ लिया है। अब हम बात करेंगे प्रादेशिक व्यापार समूह। ये जो समूह बनते हैं, प्रादेशिक स्थिति में व्यापारों का समूह किस प्रकार से तैयार किया जाता है। यह समूह व्यापार की मदों और भौगोलिक सामीप्य, समरूपता और पूरकता के साथ देशों के मध्य व्यापार बढ़ाने तथा विकासशील देशों के व्यापार पर लगे प्रतिबंध को हटाने के उद्देश्य से अस्तित्व में आए हैं। ये इंपॉर्टेंट है हमारा। इसका उद्देश्य क्या था कि जो भी विकासशील देश हैं उन पे व्यापार के माध्यम से जो प्रतिबंध लग रहे हैं उनको हटाने के उद्देश्य से यह प्रादेशिक व्यापार समूह आया था, जो कि भौगोलिक सामीप्य और वहां की व्यापार की मदों को एक समरूपता और पूरकता देने में ये भूमिका निभा रहा था। अतः 120 ऐसे देशों का समूह है जो विश्व के लगभग 52% व्यापार का जनन करते हैं। यह सदस्य राष्ट्रों में व्यापार शुल्क को हटा देते हैं तथा मुक्त व्यापार को बढ़ावा देते हैं, परंतु भविष्य में व्यापार की देशों के बीच मुक्त व्यापार बने रहना कठिन हो जाता है। ये स्थिति जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, भारत की स्थिति 1947 के बाद ही सुदृढ़ हुई है और 1962 के बाद हम ये कह सकते हैं कि स्थिति में काफ़ी सारा बदलाव देखा गया है। तो यहाँ जो प्रादेशिक व्यापार समूह है ये यही कोशिश करते हैं कि व्यापार में जो भी मुक्त व्यापार की स्थिति है उसको बढ़ावा दिया जाए, और इसके आधार पर व्यापार शुल्क जो होता है उसमें एक जो राष्ट्र इसके सदस्य बनेंगे वो फ्री ट्रेडिंग करें, ताकि सभी राष्ट्रों के बीच में एक सामंजस्य भी बना रहे। लेकिन स्थितियां वहां ज्यादा कमजोर हो जाती है जहां विकासशील राष्ट्रों के लिए ग्रोथ रोक दी जाती है। जैसे कि यदि हम बात करें यूएसए और यूरोपियन यदि फ्री ट्रेडिंग करते हैं तो उनको ज्यादा लॉस फेस नहीं कर सकते, लेकिन यदि इंडिया फ्री ट्रेडिंग करना शुरू कर देगा तो काफी सारा रेवेन्यू पे वो इफेक्ट पड़ेगा। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन कुछ राष्ट्र इसके हित की तरफ भी सोचते हैं। जो विकासशील देश आपस में इन चीजों को हटाकर अपने अपने मार्केट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रादेशिक देश हैं जो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, और ये मोस्टली हम ये कह सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ का ही ग्रुप माना जाता है, जिसमें आसियान आपने सुना होगा। कंपटीशन में कई बार इनके बारे में पूछा जाता है, इनमें कौन कौन सी कंट्रीज़ है उनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको डायरेक्ट मैंने फैक्ट्स दे दिए हैं जो कंपटीशन की तैयारी करने के लिए पर्पज़ से ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। और 12th में जो बच्चे आंसरिंग करेंगे वो यदि ये फैक्ट्स डालते हैं तो उनको बहुत अच्छा स्कोर भी मिलेगा। आसियान कंट्रीज जो है 1947 में आई थी। जकार्ता इंडोनेशिया इसके प्रमुख देश हैं, जिसमें 11 सदस्य राष्ट्र माना गया है। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हम कह सकते हैं केंद्र स्थापित है। CIS जो है इसका मिसक और बेलारूस में इसका मुख्यालय स्थित है। 12 सदस्य राष्ट्र इसके अंतर्गत आते हैं। आपको इन सदस्य राष्ट्रों के यदि नाम याद करने हैं, आपकी बुक में दे रखे हैं, आप डिटेल से वो इंडेक्स पढ़ सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंट्री, क्योंकि यदि ऑब्जेक्टिव में भी आएगा तो 11 राष्ट्रों में से 4 राष्ट्र दे रखे होंगे, कौन सा नहीं है वो बताइए, तो आपको 11 लर्न ही करने पड़ेंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा, आपको टाइम मिलता है तो ये सारे इंडेक्स आप अच्छे से लर्न कर लें। जो भी राष्ट्र हैं, आसियान हो गया हमारा, CS यूरोपियन संघ, लैटिन अमेरिका इंटीग्रेशन एसोसिएशन जिसे हम लाला बोलते हैं, EEC, नाफ्टा, और इसी के साथ OPEC और साफ्टा, और इसी के साथ हमारा जो नेपाल, भारत, पाकिस्तान के साथ साउथ एशियन फ्री ट्रेडिंग एग्रीमेंट निर्धारित किया गया है। इसका लक्ष्य जो था अंतर प्रादेशिक व्यापार में करों को हटाना। ये हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी कंट्री का कंट्रीब्यूशन है, कौन कौन सी कंट्री शामिल है, वो सारी चीज़ें आप इंडेक्स में देख सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रभाव, यानी इंटरनेशनल ट्रेडिंग का इफेक्ट कैसा रहता है। ये आप बहुत बेहतर तरीके से अब सारी चीज़ों को समझ गए हैं। पीछे वाली जो हमने ऑर्गेनाइजेशंस की इंडेक्स देखी थी, एक बार कोशिश कीजिएगा उन सारे इंडेक्स को आप अच्छे से लर्न कर लें। और अब हम बात करेंगे जब व्यापार के प्रभाव की, तो दोनों राष्ट्रों की एक पारस्परिक स्थिति का मेन ट्रेडिंग का टारगेट यही होता है बेनिफिट। कोई भी राष्ट्र यदि व्यापार करता है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ अर्जित करे। तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किस चीज़ में देखा जाता है, रेवेन्यू में, इकोनॉमी में, कि किस प्रकार से व्यापार का बेनिफिट हो रहा है, तो वही हम समझेंगे। ये प्रादेशिक विशिष्टीकरण का एक उत्पादन के उच्च स्तर और उच्च रहन सहन, उच्च सेवा वस्तु के विश्वव्यापी उपलब्धता, कीमत, वेतन का समानीकरण तथा ज्ञान संस्कृति प्रशस्करण को प्रेरित करता है। यह हानिकारक भी हो सकता है। यह अन्य देशों की निर्भरता को, विकास को असमान रूप से अस्थिर भी कर सकता है।
और युद्ध के शोषण और प्रतिद्वंद्विता की भी स्थिति पैदा कर सकता है, क्योंकि व्यापार की स्थिति कई बार आपने देखा होगा शीत युद्ध का कोल्ड वॉर जो होते हैं कहीं ना कहीं अपने राष्ट्र की मजबूती को दिखाने के लिए किए जाते हैं। और ये कोल्ड वॉर सिर्फ और सिर्फ वॉइस वॉर ही होते हैं, यहाँ पे आपको बॉम्ब वगैरह देखने को नहीं मिलते। वॉर अलग होता है, लेकिन इसको कोल्ड वॉर का मतलब ये होता है कि दो गुटों के बीच की एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण की वजह से एक दूसरे को नीचा दिखाने की एक स्थिति। इसी स्थिति की वजह से सबसे पहला प्रभाव क्या होता है, ट्रेड पर पड़ता है, जिसकी वजह से कोई राष्ट्र की इकोनॉमी पर चोट मारी जाती है। यदि कोई राष्ट्र किसी को गिराना चाहे या किसी के साथ कूटनीति के साथ, हमें जब स्टेट पीसीएस या फिर आप आईएएस की प्रिपरेशन करेंगे, वहाँ आपको इंटरनेशनल रिलेशन में ये बहुत स्ट्रांगली से पढ़ाया जाएगा, जिसमें क्या होता है आपको बताया जाता है कि आप किसी राष्ट्र की यदि जड़ों को हिलाना चाहते हैं तो वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ की ट्रेडिंग पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसकी ट्रेडिंग को आप कैसे इफेक्टिव कर सकते हैं, उसकी इंटरनेशनल मार्केट में उसकी ग्रोथ को कैसे रोक सकते हैं, जिससे वो ऑटोमेटिकली इफेक्ट होगा और उसका एक इन्वायरमेंट या हमें इफेक्ट जो है वो कम डाउन होता जाएगा। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रभाव भी कई होते हैं। कई राष्ट्र एक दूसरे को नीचा दिखाने की स्थिति में भी कई सारी गतिविधियां करते हैं, जिससे आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी होता है। और यहाँ हम ये कह सकते हैं इससे कई सारे लाभ भी होते हैं। पारस्परिक देशों में यदि व्यापार मजबूत होता है तो वहाँ रोजगार के संसाधन भी खुलते हैं, लाभ की स्थितियां भी मजबूत बनती है। विश्व व्यापार जीवन में अनेक पक्षों को प्रभावित करता है। पर्यावरण से लेकर लोगों के स्वास्थ्य कल्याण को भी प्रभावित किया जा सकता है। वर्तमान में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, संसाधनों का तीव्र दोहन, बढ़ता खनन, वनीकरण, समुद्र जल, मालवाहक जहाजों से प्रदूषण और सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ अनुसरण करते हुए कई सारे मानकों को ये निर्धारित भी करता है। और भविष्य में एक बहुत बड़ी चिंता भी बनी हुई है, ग्लोबलाइजेशन जो स्थिति बढ़ रही है, और इसी के आधार पर जो ज़्यादा संसाधनों का प्रयोग हो रहा है, इससे प्राकृतिक इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी पड़ रहा है। तो ये स्थितियाँ भी और इस पर भी ध्यान देना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पतन प्रवेश द्वार के रूप में अब हम समझेंगे जो भी बंदरगाह हैं। जब हमने मार्गों के बारे में देखा था, परिवहन संसाधनों के बारे में देखा था, उसमें हमने समुद्री मार्गों के बारे में पढ़ा था। उसी के साथ इंटरनेशनल ट्रेडिंग को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाता है आपको भी पता है। यदि हम एशिया और यूरोप के बीच के व्यापार की स्थिति देखें या अमेरिका और एशिया के बीच का व्यापार देखें, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के बीच का व्यापार देखें, तो सर्वाधिक व्यापार की स्थिति को सुदृढ़ कौन कर रहा है, समुद्री मार्ग ही कर रहा है। समुद्री वहाँ परिवहन के संसाधन के माध्यम से ही व्यापार ज़्यादा होता है। वैसे वायु परिवहन भी है, लेकिन वायु परिवहन चूंकि एक कीमती साधनों के रूप में माना जाता है जो प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच को सीमित संसाधनों की उपलब्धता नहीं दे सकता, इसीलिए समुद्री परिवहन संसाधनों की ज्यादा महत्वता रखी जाती है और इसी के साथ पतन की एक भूमिका होती है। इसीलिए हम इस लास्ट पॉइंट, और ये हमारा लास्ट फैक्ट है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग में जो भी बंदरगाह वगैरह होते हैं उनकी क्या भूमिका रहती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया में पतन एक मुख्य उद्देश्य है, एक उद्देश्य के रूप में प्रवेश द्वार माना जाता है, जो कि जहाजी माल के द्वारा यात्रियों के माध्यम से यात्री द्वारा विश्व के एक भाग से दूसरे भाग तक वस्तुओं की पहुंच बनाई जाती है। ये गोदी लादने, उतारने, भंडारण जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। एक पतन के महत्व को उसके नौभार, उसके आकार, उसके जहाजों की संख्या के माध्यम से समझा जा सकता है। यानी कोई पतन कितनी मजबूत है, कौन सी बंदरगाह कितनी मजबूत है, वे वहां की नौ का भार और उसके आकार और उसके जहाजों की संख्या के माध्यम से तय की जाती है। पतन के प्रकार, एक औद्योगिक पतन होती है, एक वाणिज्यिक पतन होती है और एक विस्तृत पतन होती है। तो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, पतन के प्रकार को बताइए। तो लगभग 3 प्रकार के पतन के प्रकार होते हैं, औद्योगिक पतन, वाणिज्यिक पतन और विस्तृत पतन। उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। औद्योगिक पतन में जिसमें थोक नौबहार के लिए प्रयोग किया जाता है, जो ज्यादा क्वांटिटी में बल्क में वस्तुओं को पहुंचाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि अनाज, चीनी, अयस्क तेल, रसायन आदि। वाणिज्यिक पतन जो होंगे वो नौभार सर्वश्रेष्ठ उत्पादित और विनिर्मित वस्तुओं के लिए की जाती है, जिसमें यात्री यातायात के काफी प्रबंध किए जाते हैं। यात्रा के लिए भी ये महत्वपूर्ण होता है। विस्तृत पतन जो सामान्य नौभार के रूप में होता है, थोक में प्रबंध, संसार के अधिकांश पतनों को इसमें वर्गीकृत किया जाता है। विस्तृत पतन में दोनों शामिल होते हैं, यात्रा भी शामिल होती है और वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अवस्थिति के आधार पर भी पतनों के कुछ प्रकार होते हैं। एक है हमारी अंतर्देशीय पतन, समुद्र तट से दूर समुद्र से नदी व नहर द्वारा जोड़े जाने वाली पतन होती है। ये पतन चौरस तल वाले जहाज के लिए गम्य होती है। यानी उदाहरण के रूप में हम बात करें, अंतर्देशीय पतन में कौन सी नाव चलती है, जो कि चौरस तल वाली होती है, जिसका जो नीचे का जहाज का बेस होता है वो चौरस होता है, वो यहाँ पे गमन करती है। ये मोस्टली समुद्र से नदी और नदी से नहर के द्वारा जुड़ी हुई होती है। ये अंतर्देशीय, जो एक ही देश के माध्यम से आपके अपने ही देश में
गति करने वाली पतन कहलाती है। उदाहरण के रूप में मैनचेस्टर जो है एक नहर से जुड़ा हुआ, जो कि मिसिसिपी नदी पर राइन नदी के पतन के माध्यम से, जिसे हम ड्यूसबर्ग के नाम से जानते हैं, मैनहिम ड्यूसबर्ग, और जैसे उदाहरण के रूप में हुगली नदी पर कलकत्ता, ये सभी स्थिति जो होती है ये अंतर्देशीय पतनों के रूप में जाने जाते हैं। बाह्य पतन जो कि गहरे जल के पतन होते हैं, वास्तविक पतन से ये बड़े आकार और जहाज़ों की वास्तविक स्थिति बहुत बड़ी होती है, इसमें एक पहुंच बहुत सक्षम बनाई जाती है और ये पैतृक पतनों को सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि एंथेस तथा यूनान की चेरियस पतन। अब है विशिष्टीकृत क्रियाकलाप के आधार पर पतन के प्रकार। अब तक हमने 3 प्रकार देख लिए हैं, एक हमारी अवस्थिति के आधार पर, एक हमारे सामान्य पतन के प्रकार और एक हमारा विशिष्टीकृत पतन के प्रकार, जिसमें सबसे पहले तेल पतन है, जो कि आपको पाइपलाइन के माध्यम से हम देखते हैं। तेल परिक्रम के माध्यम से नौ परिवहन की संसाधनों के रूप में, टैंकर के रूप में, तेल शोधन के रूप में, जहाज़ों के माध्यम से लिक्विड फॉर्म्स को वहाँ पे पहुँचाया जाता है, जिसमें वेनेजुएला, ट्यूनीशिया का एस्तारिता और मारकाइबो जो कि वेनेजुएला में है। लेबनान में त्रिपोली टैंकर पतन है। पर्शिया की खाड़ी में अबादान जो है वो तेल शोधन पतन है। मार्ग पतन के आधार पर विश्राम पतन मुख्य समुद्री मार्गों पर विकसित, जहां पर ईंधन भरने और जल भरने, खाद्य सामग्री लेने हेतु प्रयोग किया जाता है, जिसमें अदन, होनोलुलु और सिंगापुर ये मार्ग पतन के रूप में आते हैं। कोई भी बड़े मार्ग के रूप में, जैसे ऑस्ट्रेलिया से कोई जहाज जो है उत्तरी अमेरिका की तरफ जा रहा है तो मध्य में कुछ मार्ग पतन आएंगे। जैसे कि एशिया में हम बात कर ले, एशिया में सिंगापुर मार्ग पतन है, जो ऑस्ट्रेलिया से जाने से पहले वहाँ वह विश्राम पतन के रूप में जाना जाता है। वहाँ रुक के वहाँ ईंधन भरा जाता है, फ्यूल भर के जहाज को उत्तरी अमेरिका की तरफ भेजाया जाता है। तो एक मध्य मार्ग के रूप में जो स्टे वाले पतन होते हैं वो हमारे मार्ग पतन कहलाते हैं। फिर है हमारा पैकेट स्टेशन। फेरी पतन छोटी दूरी को तय करने के लिए जलीय क्षेत्रों के आर पार होते हैं। यहाँ यात्री परिवहन से जुड़े हुए होते हैं। ये जलीय क्षेत्रों के आर पार एक दूसरे के सामान को पहुंचाया जाता है, जैसे इंग्लिश चैनल के आर पार इंग्लैंड में डोवर, फ्रांस में कैलाइस के आधार पर एक दूसरे से वस्तुओं का आदान प्रदान करना। और एक छोटे क्षेत्र में ही हम ये कह सकते हैं होने वाला एक गतिविधि जो है व्यापारिक गतिविधि के मार्ग के पतन को हम इसकी श्रेणी में रखते हैं। फिर है हमारा अंतरोपोपतन, एकत्रण पतन, जहां विभिन्न देशों से निर्यात हुई वस्तुओं को लाया जाता है फिर अन्य देशों तक पहुंचाया जाता है। जैसे सिंगापुर एशिया के लिए अंतरोपोपतन है। एशिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं, लेकिन सिंगापुर में सारे सामान लाए जाते हैं और यहीं से फिर दूसरे हम ये कह सकते हैं क्षेत्रों में भेजे जाते हैं। जैसे चाइना में और भारत में भेजने से पहले वो माल कहाँ उतरेगा, सिंगापुर में उतरा जाएगा और उसी माल को फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। फिर है रोटडपम, जो कि यूरोप के लिए, कोपेनहेगन, बाल्टिक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण एक अंतरोपोपतन के रूप में जाना जाता है। फिर है नौसेना पतन, सामाजिक महत्व के पतन युद्ध क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करते हैं और इसी की मरम्मत और कार्यशाला के रूप में ये रखे जाते हैं, जैसे भारत का कोची और कारवाड़ इसी श्रेणी में आता है। तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने सारे फैक्ट्स को बहुत अच्छे से समझा। पतन की स्थिति के आधार पर 3 प्रकार हमने देखे, अवस्थिति, विशिष्टीकृत और सामान्य पतन के प्रकार, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ये नोट्स 30 पेजेस हैं। पूरे चैप्टर को मैंने कोशिश की है इजी टू इजी कॉन्सेप्ट में आपको दे पाऊँ। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको इससे सारी चीज़ें अच्छी समझ में आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड आपके जो भी डाउट्स है कॉमेंट सेक्शन आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल है। फ्री ऑफ कॉस्ट जो नोट्स हैं आपको प्रोवाइड करवा ही दिए गए हैं हमारे ऐप पर, तो फटाफट से उसको डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। ऑलवेज बी हैप्पी, बी स्ट्रांग एंड कीप स्माइल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में इसी एनर्जी के साथ। टेक केयर, गुड बाय।